हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई के लिए बड़ा प्लान, बगावत के मुकदमे की तैयारियां कर ली, काबीना से जल्द मंजूरी लिए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ पीटीआई इंसानों के अलावा फरिश्तों के साथ मुज़ाकरात पर भी तैयार हो गई। उमर अयूब की बड़ी पेशकश, 13 दिसंबर तक मुतालबात ना मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी दे दी गई। क्या सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी शहबाज सरकार को दबाव में ला सकती है या नहीं? और सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज अहम समाअत, फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और हफीजुल्लाह नियाजी की दरखास्तें भी खारिज। आईनी बेंच सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन ने रोजाना की बुनियाद पर अहम मुकदमे की समाअत का ऐलान कर दिया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील को रोस्टम छोड़ने और 20,000 जुर्माना क्यों किया गया, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मदारस बिल मामला, हुकूमत का मौलाना की धमकियों पर झुकने से इनकार, नई पेशकश, मौलाना ने हुकूमत दावत मुस्तरद करते हुए खबरदार कर दिया। उलमा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद मार्च की तैयारियां, क्या मौलाना फजल रहमान अपनी बात मनवा सकेंगे? आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हफीजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अहम समाअत हुई, वहाँ पे नियाजी साहब भी मौजूद थे, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब एंड वेलकम टू द शो। नियाजी साहब, आप आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, बड़ी अहम समाअत हुई, सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात यह है जी कि मेरी कोई दरख्वास्त वो मुस्तरद नहीं हुई। अच्छा। इनफैक्ट मैं इस सारे प्रोसेस में एप्लीकेशंस में डाली हुई हैं सीएम के तौर पे कि मुझे इसमें पार्टी बनाया जाए, लेकिन ये जो इनिशियल केसेस थे ये इसकी तरतीब इस तरह थी कि कुछ तो असूली तौर पे मिलिट्री सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स को चैलेंज किया गया, जिसमें जवाद ख्वाजा साहब हैं या तजाद एहसन साहब हैं, जो कि समझते हैं कि जी एज ए जिसको जो एक्ट है, आर्मी एक्ट है, वो जो है उसको इन्फेक्शस करार दे के क्वाश कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक शायद 22 अक्टूबर का फैसला था। और फिर जो उसने 13 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने उसको सेटिसाइड करके एज सच उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के बारे में उन्होंने कहा था जी कि अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त अंडर द सर्कमस्टांस एक रिलीफ दी थी कि आप केसेस तो सुन लें लेकिन डिसीजन ना करें। लेकिन वो एक सुहानरू बन गई उन लोगों के लिए जो कैद में थे, और वो जो है एक काउंटर प्रोडक्टिव रही। बल्कि ये समझिए कि जो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में आज बात की कि, और मैं हमेशा कई दफ़ा अपने पहले प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हकीकत यह है कि लैटेंट स्पिरिट हमारे जो बच्चे, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, 85 के करीब है, जो आर्मी कस्टडी में है, जिनके अंदर किसका किस नौयत का कसूर है उससे कतई नज़र, वो इस वक्त जो मौजूद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक कि आप इनके केसेस सुने, जो उन्होंने 2-3 हफ्तों में, जैसे मिलिट्री ट्रायल में समी ट्रायल होता है, तो वो भुगता दिए। और डिसीजन आप इससे अंदाजा लगाएं, आए नहीं है कि 1 साल डिसीजन नहीं किया। इसमें बाद में आप तो पहले आप 2 बातें क्लियर कर लें। तो मैं इसके अंदर पटिशन नहीं था, लेकिन मैं बार बार कहता था कि जी मैं इनिशियली पटिशन नहीं हूँ, लेकिन मुझे शामिल किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ लोग बच्चे हैं जिनके जो है वालदैन वो पटिशन थे शुरू में, और जिसके ऊपर चलती रही, और हम बहुत, मैं लेटर ऑन उसके अंदर यह कहा कि जी हमें एक हसन की गिरफ्तारी इनिशियल लोगों में नहीं थी, मई के अंदर जो हुए थे, ये जाके अगस्त में सी गिरफ्तारी है, इसको कोई 1.5 साल होने को है, बाकियों को 2.25 साल होने को कम पेश। जवाद ख्वाजा साहब का जो वकील थे, उनको पहला मौका मिला और उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जी आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो मंसूर अली शाह साहब का लेटर था कि आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं, और उनका ख्याल है कि अभी इसके ऊपर चूँकि एक गौर खौज जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जब तक पहले उसका फैसला करें
कि ये आईनी बेंच जो है ये इस लिहाज से जो है ये एक फ्लूइड सिचुएशन है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उड़ा दे हाइपोथेटिकली तो ये आपकी हमारी सही ज़ाया चली जाएगी। वहाँ पे जस्टिस मंदुखैल साहब ने मैं बैठा था वहाँ पे इस इंतज़ार में कि मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करूँगा, और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि पहले भी 2 दफ़ा मैं इसी तरह किया, उन्हें हर 2 दफ़ा मुझे मौका दिया और मैं वहाँ पे दरख्वास्त गुजार नहीं था, उन्हें मुझे सुना और जो उस वक़्त जो छोटी मोटी रिलीफ थी वो मुझे थी। लेकिन आज जरा मामला मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट 2-4 लफ्ज़ों में बाद में करूँगा। तो वहाँ पे जब मंदुखैल साहब ने मुझे देख के कहा कि न्यायी साहब को बुलाएं, अब वो कह रहे थे अब केस ना सुने, तो मंदुखैल साहब ने मुझे जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया, उन्हें कहा और मुसर्रत जलाली साहबा ने भी कि आप बताएं कि हम केस सुने ही ना सुने। ज़ाहिर है वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे कि एक बेटे का बाप है, मैंने कहा ये आप केस सुने। मेरा इशू इस वक्त ये नहीं है कि जो आर्मी एक्ट है वो आप उसको क्वाश करें, मेरा इस वक्त इशू है कि इनको इस बड़े इशू के साथ टाइड अप ना करें, उस पर अलहदा करें, फैसले इनके ऊपर अलहदा करें। ये तो थी एक कहानी। दूसरा मैं क्विक बता देता हूँ, जब ये सारा ख़त्म हो गया तो चूँकि मैं नहीं था तो उन्होंने फिर आर्गूमेंट शुरू किए, फेडरेशन की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब आए और वो सारे कानूनी मुशगाफी और सारे लॉ पॉइंट्स बताते रहे जो मेरी सोच से ज़्यादा नहीं थे। जब कोर्ट एडजर्न होने लगी तो मुझे क्योंकि कोर्ट के अंदर ज़्यादा वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कॉम्प्रीहेंड करना, वकीलों को पता चलता है कोर्ट क्या कह रहा है, हमें बाद में पूछना पड़ता है ये क्या कहा है जज साहब ने, क्या कहा है, कोई रिटर्न ऑर्डर है तब पता चले। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी हजूर मैं आया हूँ। तो उस वक़्त जो कोर्ट के सबरात है जैसे मीनुद्दीन साहब, तो उनका ज़रा पहले पिछली 2 दफ़ा वो बड़े रिसेप्टिव थे, आज ज़रा वो मुझे देख के तो शायद उनके चिड़चिड़ाए थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो कोई तो रिसेप्टिव नहीं थे, लेकिन बाकी जजेस जो थे उन्होंने कहा नहीं न्यायी साहब क्या, बल्कि उसने जलाली साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा नहीं हम न्यायी साहब को सुन के वो फिर बैठ गए उठे हुए जजेस। तो मैंने उनको बात बताई जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा जी हमारे बच्चे इस वक्त फिजिकल जो है जो उसमें रिमांड पे है, क्योंकि ये हवालात में है, ये जुडिशल रिमांड पे नहीं है। आर्मी के अंदर इनको जो भी सज़ा मिलती है और उन्होंने 3-4 दिन में हर ट्रायल हर एक मुकम्मल हो गया, यानी कि 13 दिसंबर को कहा कि आप ट्रायल करें, तो उन्होंने आर्मी को ये मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने 2-3 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करके और कैदी ट्रायल मुकम्मल हो गए। अब ना वो इस वक्त जो है जेल में ना हालात में, तो और ना इनके केस में हम 199 या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर सकते हैं, ना उनको बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी सजा हो और नैब के कवानीन के अंदर जो प्रोविजन थे उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी ये है कि दो बंदे 2 साल जेल में है और हमारी सारी मिसालें हमारे सामने हैं, नवाज शरीफ साहब की, फवाद साहब की, चीमा साहब की, चीमा साहब की। तो उन्होंने कहा जी अब इनको आप 1-2 साल में रहा कर दें, तो आप बेल का जो है उसमें ये नहीं है कि आप केस ख़त्म हो गया, लेकिन आपने एक टाइम पूरा करके और केस ख़त्म नहीं हो रहा तो आप ना इधर है ना उधर है। तो मैंने कहा जी आप खुदा के वास्ते ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदगल लगाया, अब मुझे नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक बात कही थी जो मैं उसको नहीं जो है जो मैं मेरे को तक नहीं कानून तक उस तरह नहीं समझ सकी कि हम इसको रोजाना हेरे करेंगे और 2-3 दिन फैसला कर देंगे। अगर ये मुझे समझ आ जाए तो फिर मैं इस्तेदार ना करता। तो मैं खड़े मैंने कहा जी मेरा फैसला मुझे आज ही करें, मेरे बेटे को आप जमानत पर रहा करें या तो वो उन्होंने कहा जी कि हम आपकी बात ये नहीं सुनते, जो कि अमीन खान ने बिल्कुल सही कहा। इस तनाजुर में मैं चूँकि था तो मुझे बुरा लगा कि एक मैं बाप की हैसियत से खड़ा हूँ और वो कहते हैं ना कि तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे, तो मेरे दाता जो थे माई लॉर्ड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट में साइलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाकुम बैनन्ना से बिल हक,
यानी कि कुरान के आयत उसकी माथे पे चस्पा सुप्रीम कोर्ट पे और हर कोर्ट रूम के अंदर चस्पा है, उनके हर लेटरेट पे चस्पा है। इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, इंसाफ नहीं है, इसके अंदर हक पे आप फैसला दें। अब एक ऐसा क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने आपको इंसाफ के लिए दिया है कि जिसके ऊपर कभी जजेस सोचे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बारह एनीवे मैं उम्मीद करता हूँ कल भी हेयरिंग है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज भी जिस तरीके जजेस कुछ इरिटेट हो गए थे, तो खुदा के वास्ते आप इरिटेट ना हुआ करें। आप बाप की हैसियत देखें, मैं वकील नहीं था, मैं वो एक बाप खड़ा था, और बाप की हैसियत में बहुत सारे मार्जिन मैं अपने बेटे को देने के लिए मजबूर हूँ। कसूरवार है या नहीं है मैं यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। आप फैसला करें, उसे कसूर किया उसे सजा दें। तो ये वो सूरत हाल थी जिससे मैं दो चार था, और मैं आपका मशकूर हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी इन्वॉल्व था, तो आपने मुझे टाइम दिया। क्योंकि क्लास हमेशा ही कहते हैं कि आपको मैं शो में इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि एक सवाल करो तो हमें आज तुम्हारा शो गुजर जाता है। तो मैंने आज वादा किया था मुझे आप बुला लिया करें प्लीज़, मैं आप मुख्तसर जवाब दूंगा, क्लासा मैं बाद में मुख्तसर दूंगा, इसके अंदर मुझे गुंजाइश दे देते। कमाल है, ये मेरा एक मसला। इससे पहले कि रबी आपसे कोई और पूछे, मतलब मेरे लिए जो हम सब बच्चों के बाप हैं, हमें पता है हमारे बच्चे बाज़ दफ़ा हमारी भी नहीं मानते। मैं कहूँ नहीं जी मेरे बड़े ओबीडियंट है, सम टाइम देर मतलब शेर पूरा सुन ले बात का। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता। ये वैसे बहादुर शाह जफर साहब की मुझे आ रही है, इकबाल साहब का होगा। मैं वैसे कह रहा हूँ जो इसमें दर्द और तकलीफ और जो डलीमा है और जो सारी मतलब मुसलमानों की हालत, लेकिन मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान। ये वैसे अगर आप इसकी देखें ना कैनोटेशन जो उसमें, मैं तो साइल था सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं तो बहादुर शाह जफर वाली मतलब टोन सी आपको लहजा या उसी तरह की शायरी जो थी। सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा, सुन रहा था मैं भी आपको बैठो, जैसे मैंने कहा हम सारे बच्चों वाले हैं, एवरीबॉडी विल सिंपैथाइज, कि सम टाइम बच्चे जो हैं मेरे भी वो मतलब वो कहते बाबा आपको क्या पता है, अभी भी कहते हैं नहीं मानते चीज़ें, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक आपका इसलिए भी ट्रेजिडी बड़ी है, अभी मेरे दफ्तर में भी हम बैठे थे तो बात रबी अभी थी, आप भी हम बैठे थे अभी जब पहले, कि मैं कि आपको यू कुड सी दीज थिंग्स कमिंग, आप मतलब उनमें से हैं जो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए बात, कि बहुत सारे लोग ये टांट भी करते हैं बाज़ ट्विटर पे ये चीज़ों पे, जब हम आपका शो या क्लिप्स लगाते हैं वो देखें जी ये बाप जो हैं तो ये देखें उस वक्त बेटे को नहीं समझा। अक्सर लोग कहते हैं आप कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे, मैं पढ़ता हूँ, सम टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। एज ए फादर यू कुड सी दैट, आपने हमारे शो में कई दफ़ा कहा जब हम पहले वाले चैनल्स में थे कि चीज़ें आ रही हैं, मतलब हसान उसका अपना एक मिजाज जो कुछ देखती है, अच्छा वो भी न्याजी है माशाल्लाह, आपके जीन्स हैं आपके, मतलब आज हम दोपहर में बात भी कर रहे थे, आपके लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि यू कुड सी द थिंग्स कमिंग। बेटा है वो अपना उसके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, नौजवान है, इंडिपेंडेंट है, मामू से मुतासर है, खान साहब से आपने कई दफ़ा डिबेट्स भी हुई, हमारे शो में बताया। सो आप मतलब हेल्पलेसनेस की अब किस पीक पे हैं कि ये सारी ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है, बच्चा जेल में है, अब आपको पता रात को सो सकते नहीं सकते, उसकी माँ बीवी सब कुछ। सो मेरे लिए ह्यूमन जो ट्रेजेडी है ना कि सम टाइम लोग नहीं समझेंगे, वो कहेंगे जनाब क्योंकि वो हसान नज़र आ रहा था, हसान ने एक्ट किया सो ही शुड भी, जैसे वहाँ पे होता है। बट जो बात आप कह रहे हैं फ्रॉम ए फादर साइड, मतलब हम सारे बाप हैं, बाप तो बेचारा जाएगा बच्चे की उसके लिए व्हाटएवर द फॉल्ट। पहली बात तो ये कि जो लोग जिन लोगों ने हसान के खिलाफ केस किया हुआ है या जिन्होंने उनके खिलाफ केस दायर किया होगा या FIR, इस केस में तो मिलिट्री उनके खिलाफ मुद्दई है जो कि कमांडेंट हैं लाहौर के, उन्होंने FIR कराई है। मैं अल्लाह मियाँ को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि उनको एग्जैक्टली पता है कि हसान ने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, और अगर समझते हैं कि उसने ऐसा क्राइम किया जिसकी सज़ा है जरूर मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में बड़ा रूथलेस हूँ। अच्छा, चाहे वो मेरी आइडियोलॉजी का भी होता, मेरी साथ भी होता, उसने इंसाइट किया है जो मैं समझता हूँ कि उसे मामू ने किया है, इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब ने इंसाइट किया है अपने वर्कर्स को साल 2 साल जलसों में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी 9 में। अगर हसान ने की है, अगर किसी जलाओ घराव में आया, किसी तोड़ फोड़ में आया, किसी कानून तोड़ने में आया, अगर कानून तोड़ना इतना ही है कि कोर कमांडर घर के बाहर या जना हाउस के बाहर 500 मीटर या 600 मीटर फासले पे एक जलसा किया है, उसमें तकरीर की है, तो उसकी भी सज़ा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कर ले, जो भी आप कानून बनाते हैं, उम्र कैद होनी चाहिए, 6 महीने होनी चाहिए, 3 महीने होनी चाहिए, जैसा
दूसरी बात यह है कि मेरे नज़दीक अगर ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की या फिर तहरीक इंसाफ की न होती तो ये जो किसी सियासी जमात की लाइकिंग करना, और चाहे मुझे बुरा भी लगे क्योंकि मेरी जो लीनिंग थी मेरे वालिद साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कट्टर मुस्लिम लीगी थे और मेरी सारी ज़िंदगी इस्लामी जो तलबा के अंदर तो उनको नहीं पसंद थी। तो क्राइसिस एक मुझे तो आपके अपने वालिद साहब के साथ भी इसी तरह आर्गुमेंट्स होते थे जैसे आपके हसन के साथ? मेरे वालिद साहब शायद मुझसे ज़्यादा नाराज़ रहते थे, मैं नहीं रहता हूँ। अच्छा, मैं ये तो कहते हूँ इंसान को कि तुम जो है अक्ल के साथ फैसला करो, अगर तुम समझो कि मैं तुम्हें अक्ल की बात कर सकता हूँ तो बताऊँगा। एक वो लंबी कहानी आप उसमें ना पढ़े कि जब आप ये पता चल जाता है कि ज़ाती तौर पे भी एक चपकलश हो जाती है, जैसे मेरी और इमरान खान साहब की हो गई है, कहे जाते ज़ाती है, चलो मैं समझ लेता हूँ, क्यों मैं हर एक को वजह तो नहीं दे सकता कि इसकी वजूहत इतनी ज़ाती नहीं है जितनी एक आपका एक और डेफिसिट है। तो भी आप जो है मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि मैं उसको कभी डिस्कस कर, दो वजह से। एक तो किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसके मामले में आर्गूमेंट दें और उसको समझ आना चाहिए। दूसरा एक ऐसा रिश्ता, मुझे एक बड़े एजेंसीज के एक बंदे ने कहा हमारे, उन्होंने कहा साहब आपका बेटा आपके काबू में नहीं है। तो मैंने कहा हंस के कहा, मैंने कहा आपकी फैमिली के अंदर आपका भांजा भतीजा आपका बच्चा कोई इमरान खान साहब का जुड़ गया है और आप उसको अलग कर सके नहीं तो उसका तो मामला है इतना लोग से दे कि उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल है। दूसरा एक और जो सबसे बड़ी बात है, अगर ये उसे रिश्तेदार ना होता क्योंकि उसमें बड़े छोटे हुआ था, मैं उसको मेरी बड़े अजीब लगता है कि मैं अपने बच्चों को उनके किसी बड़े रिश्तेदार के बारे में गंदी बातें बताऊं जो मुझे पता है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि आपको जेब देता है कि आप अपने बच्चों के साथ उनके खाला या मामू के बारे में बैड माउथ करें, चाहे वो आपको बुरे भी लगे। तो ये कह सकते तो अपना मैं समझता हूँ कि ये झगड़ा चूँकि आपके, मैं सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, आपके और हसन के दरमियान कभी हीटेड आर्गूमेंट्स हुए इमरान खान साहब को लेके? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल एक साइड पे है, हसन की दूसरी साइड पे है, आपका बेटा फिर न्याजी ट्राइब न्याजी खानदान, आप मेरा ख्याल है कि कभी हीटेड आर्गूमेंट बाप बेटे में? मैं ये समझता हूँ कि मुझे दो तीन चीज़ें ये मेरे लिए काफ़ी हैं, बाकी मैं उसको मज़ीद नहीं जाऊँगा क्योंकि अब बाकी चीज़ें होती हैं कि एक बंदे के साथ कई दफ़ा वो जानते हो कि मेरे आइडियाज़ क्या हैं, वो मुझसे अपने मशवरे भी लेता है और कन्फाइड भी करता है, कहीं ये आसान शिकायत भी करता है। okay. मतलब उसे आपके साथ के बारे में कुछ शिकायत किए तो, और है वो आपके नीचे काम करता है, आपका वर्कर है, तो मैं उसको उसी तरीके समझाता हूँ और उसे करता। अब क्राइसिस ये है कि इतना मैं बता दूँ कि मेरी जो अक्ल बड़ी महदूद है, लेकिन अपने कौम कबीले कुंबे में मेरा नहीं ख्याल कि मेरे करीब भी इमरान खान समेत सारे लश्कर की, मैं खुदा न खास्ता कोई अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं इतरा नहीं रहा हूँ, अपनी महदूद के बावजूद समझता हूँ कि वो करीब नहीं भटकते, इनको सियासी तौर पे कोई इनके अंदर न्याय नहीं। मेरा बेटा जो है वो बहुत अक्लमंद है, एहसान जो है जज्बाती है, जीवन जज्बात होते हैं, आपकी अकल की मत लेकिन आप थोड़ा सा बहुत अकलमंद सवाल हो जाएगा और मामू की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो जाएगा। आप दो बातें कह रहे हैं कि जज्बाती भी है, अक्लमंद भी है। अक्लमंद लोग अपने जज्बात पे काबू रखते होते हैं, तो आप समझते नहीं है कि उन चीज़ों को, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, इंटेलिजेंट आदमी कैन फोर्स सी दैट कि अगर ये मैं चीज़ें करूँगा इन द हीट ऑफ इमोशंस, मेरे पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, मैं सुबह निकलता हूँ, आपकी ईमानदारी से बताऊँ, ये पता नहीं लोगों को कैसे लगे, मैं अपनी काउंसलिंग करके निकलता हूँ कि मैंने कोई आज के दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है। ये फैमिली, मेरे बच्चे हैं, उन्हें एक बाप घर को चाहिए, वो शाम को वापस आए, सेफ सिक्योर है। तो अगर हसन इतना आपके वो इंटेलिजेंट होगा तो वो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर और ये चीज़ें हो रही हैं। आप खुद कह रहे हैं, इंसाइट कर रहे थे, और स्पेशली तब जब आप थे समझाने के लिए या बात करने के लिए। पहली बात तो ये कि एक गुस्सा जो है ना, अब हम सब भाई को जाते हैं, गुस्सा हमारे में बहुत ज़्यादा है। इनामुल्लाह खां में बहुत है सर, आप में जी बहुत, आप में नहीं है इतना। मेरे बाप दादा सब में हैं, अच्छा सब में। और ये एक ऐसा है कि कई हम अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका जब गुस्सा आता है ना, आपकी अकल को खा जाता है,
बड़ा सुन रहा है। तो इसका मतलब अक्ल होती है तो वो खाता है ना। तो ये कहना कि जब गुस्सा आने वाले के बाद अक्ल नहीं होती, वो कहता है अक्ल खा जाता है। दूसरा ये कि वो देखे 4 डिग्री है उसके पास, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, LLM की हुए, वो बैरिस्टर है, उसने BBA की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट की पूरी डिग्री की हुई है वैसे, और उसने बहुत अच्छे स्कूलिंग उसकी हुई है सारों चारों में, और बड़ी अच्छे तरीके से कि उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, उसकी एनालिटिकल सोच बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं होता कि बंदा अक्ल खुल हो जाता है। और फिर उसकी जो एक आप बचपन से आप उठे हैं, तो आपने इमरान के साए से मैं हमेशा ना निकल सका हूँ। तो आप एक अरसे से देखा 40-50 साल से सियासत पहले से एक आइकॉन इमेज है, वो मैंने बनाया है, कुछ पाकिस्तान में है। हमारे अगर जनरल गफूर और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद मुतासर हो सकता है इमरान खान से। उनके तो अपने पर्सनल वो थे, उनकी जो विशेष थी, किसी ने कोई आर्मी चीफ में एक्सटेंशन लेने नहीं, जनरल फैज ने भी 2022 में रिटायर्ड जनरल फिर रहे हैं, अभी तक इमरान की तस्वीर फिर रहे हैं, उनको समझा दें। अच्छा सर, एक और बात बताएं सर, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाना, आपने हमारे साथ पूरा शो करना है सर, हालांकि आप भागने के मूड में थे कि अभी बहुत सारी बातें रहती हैं। एक मतलब इससे ब्रेक से वो पहले जाएं, ये रबिया जाए, एक सवाल को मुझे जवाब दें। आपने कहा सारे इमरान खान साहब के शहर में थे, अभी भी हैं, बहुत बड़ी नस्ल है, बहुत बड़ा ह्यूज फॉलोइंग है, नो डाउट, यूथ में, बड़े बूढ़े मर्द औरतें सब में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मरूब भी हैं। इमरान खान साहब के और भी तो भांजे भतीजे, सारी भतीजे तो नहीं होंगे, भांजे और भी थे, अजीज और भी थे, कजन्स और भी थे। वो खान साहब के शहर में आके हसान की तरह इतने एक्टिव फ्रंट पे कभी हमें नजर, हमें किसी के नाम का भी शायद ना पता हो। ये हसान के अलावा तो हम शायद जानते भी नहीं है कि खान साहब का कोई भांजा, कोई भांजी या कोई इस तरह रिश्तेदार, कोई कजन्स है। मेरा ख्याल ब्रेक के बाद आप मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद अगर इस बात का जवाब ले लें, जब तक ओनली योर सन सर, और भी तो बहुत सारे खानदान में। न्याजी साहब आप ब्रेक के बाद जो है वो इसका जवाब दें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें।